हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। सो स्टूडेंट्स, आज स्वतंत्रता पर यह हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता की परिभाषा आदि के बारे में जाना था। इसके अलावा हमने जाना था कि स्वतंत्रता के कौन कौन से पहलू होते हैं, जिसमें कि नकारात्मक और सकारात्मक पहलू हैं। जिसमें कि हमने नकारात्मक पहलू के बारे में अच्छे से बात की थी। आज हम बात करेंगे सकारात्मक पहलू के बारे में, यानी सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है किसी व्यक्ति में कोई काम करने की योग्यता और क्षमता का होना। यानी सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या मतलब है, किसी व्यक्ति में कोई काम करने की योग्यता है और उसमें वो काम करने की भी क्षमता है। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, यानी आपके पास में किसी काम करने की योग्यता है, क्षमता है, तो यह आपकी सकारात्मक स्वतंत्रता है। इसके अलावा ये जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, ये व्यक्ति के ऊपर उचित प्रतिबंधों का भी समर्थन करती है। यानी यही कहती है कि व्यक्ति के ऊपर थोड़े बहुत जो उचित प्रतिबंध है वो आवश्यक रूप से होने चाहिए। अगर प्रतिबंधों के अभाव में क्या हो जाएगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी। इस तरह से सकारात्मक स्वतंत्रता अराजकता से बचने के लिए व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंधों को आवश्यक रूप से सही बताती है। अब देखते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किस किस ने किया। देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते, तो इसलिए आप ध्यान से देखना कि कौन कौन से विचारक हैं, कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। जिसमें सबसे पहले रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, लास्की इत्यादि हैं। फिर से देखिए, रूसो, कांट, ग्रीन, हीगल, लास्की इत्यादि, ये सभी सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है कि रूसो किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। अब हम देखते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में हेराल्ड लास्की के क्या विचार हैं। प्रारंभ में लास्की का कहना है कि व्यक्ति के जीवन पर अनुचित प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यानी ये कहते हैं कि व्यक्ति के ऊपर जो है कोई भी अनुचित प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में लास्की ने स्वतंत्रता के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया है, जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। तो ये जो तीनों रूप है, ये किसने बताए हैं, ये हेराल्ड लास्की ने बताया, एच लास्की ने बताए हैं। आगे देखते हैं, लास्की के अनुसार व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की अपेक्षा आर्थिक स्वतंत्रता अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। लास्की ने आर्थिक स्वतंत्रता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। आर्थिक स्वतंत्रता को उन्होंने सभी स्वतंत्रता को आधार बताया है। वह आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा और उद्योग में लोकतंत्र के समावेश को भी महत्व देता है। यानी जो लास्की हैं वो व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा और उद्योग में लोकतंत्र के समावेश को भी महत्व देता है। वर्ष 1930 के लगभग लास्की ने कहा था कि स्वतंत्रता तथा समानता एक साथ जुड़े हुए हैं। यानी लास्की का कहना है कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और समानता के बिना स्वतंत्रता एकांगी और अपूर्ण होती है। इन्होंने बताया कि जो स्वतंत्रता है वो समानता से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। जब तक कि हमें समाज में समानता प्राप्त नहीं होगी, हम स्वतंत्र नहीं कहलाएंगे। इसलिए इन्होंने बिना समानता के स्वतंत्रता को एकांगी और अपूर्ण बताया है। हेराल्ड लास्की ने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में, जो उनकी प्रारंभिक रचनाएं थी, प्रारंभिक पुस्तक थी, पहले इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया था। यानी ये व्यक्ति को पूरी तरह से खुला छोड़ देने का समर्थन करते थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। उसने अपनी पुस्तक अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, जो कि 1918 में आई थी, और लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट में सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया है। बाद में ये क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक बन जाते हैं। इन्होंने अपनी दो पुस्तक, जो कि अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट और लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, देखिए ये दोनों जो पुस्तक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन बन चुका है। तो आप ये अच्छे से याद रखेंगे कौन कौन सी इनकी पुस्तकें हैं। इनमें इन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। लास्की ने 5 दशाओं का उल्लेख किया। देखते हैं कौन कौन सी दशाएं। सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद में है जनसंचार के साधन, समानता, अधिकार तथा उत्तरदायी सरकार।
इन सभी तत्वों के बिना हम स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते। लास्की बताते हैं, जब तक कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होगा, और स्वतंत्रता की तो बात बहुत दूर की हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहली जो दशा है, सबसे पहली जो कंडीशन है स्वतंत्रता के लिए लास्की के अनुसार, वो है शिक्षा। व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, वो तभी अपनी स्वतंत्रता के बारे में जान पाएगा, तभी लिबर्टी के बारे में वो समझ पाएगा। इसके अलावा जनसंचार के साधन, यानी जो जनसंचार के साधन है वो स्वतंत्रता का माध्यम होते हैं। जब तक व्यक्ति के पास में जनसंचार के साधन नहीं है, तो एक व्यक्ति दूसरे से अपनी राय नहीं बता सकता, एक व्यक्ति दूसरे की राय नहीं जान सकता। तो इस तरह से स्वतंत्रता लिमिटेड हो जाती है। इसके अलावा समानता को सबसे ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया है कि समानता जो है वो स्वतंत्रता की पूरक होती, बिना समानता के हम स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने फोर्थ जो कंडीशन बताई है स्वतंत्रता की, वो है अधिकार, यानी व्यक्ति को समाज में अधिकार प्राप्त होने चाहिए। बिना अधिकारों के हम ये नहीं कह सकते कि हम स्वतंत्र हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा वो कहते हैं कि समाज में, राज्य में एक उत्तरदायी सरकार आवश्यक रूप से होनी चाहिए। जब तक कि सरकार उत्तरदायी नहीं होगी, सरकार को अपने जो कौन कौन से उनके कार्य हैं, क्या उनके जो है तत्व हैं, क्या समाज के प्रति सरकार का दायित्व बनता है, उनके बारे में सरकार जो है सचेत नहीं होगी, तब तक वो मनुष्य को, समाज को स्वतंत्रता नहीं दे सकती। तो इस तरह से लास्की ने 5 कंडीशन बताई है किसी भी समाज को स्वतंत्र होने के लिए। अब हम देखते हैं ग्रीन के क्या विचार है स्वतंत्रता के लिए। तो ग्रीन के अनुसार राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। देखिए, जो स्टार्टिंग में जितने भी ये विद्वान हुए थे, स्पेशली जो नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है, ये राज्य के हस्तक्षेप को बिल्कुल पूरी तरह से गलत मानते थे। चाहे नोजिक हो, चाहे आइजाबर्लिन हो, ये सभी क्या है, राज्य के हस्तक्षेप को गलत मानते थे। जबकि जो ग्रीन है, ये कहते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के निजी जीवन में या फिर समाज में आवश्यक है। ग्रीन के चिंतन का सार इन शब्दों में व्यक्त किया गया है कि राज्य का कार्य मनुष्य की प्रगति के मार्ग में आई हुई बाधाओं को बाधित करना है। यानी अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाह रहा है, वो प्रगति करना चाह रहा है, तो राज्य का नैतिक धर्म है कि व्यक्ति के मार्ग में जो जो बाधाएं आ रही है उनको रोके और व्यक्ति को जो है प्रगति के रास्ते को आसान बनाए। इस तरह से ग्रीन के अनुसार व्यक्ति की आत्मचेतना स्वतंत्रता की चाहत रखती है। यानी जो व्यक्ति की आत्मचेतना है वो स्वतंत्रता चाहती है, इसलिए आत्मचेतना के विकास और स्वतंत्रता के लिए दशाओं की आवश्यकता होती है। दशाओं को अधिकार कहा जाता है तथा अधिकारों की प्रवृत्ति के लिए राज्य की स्थापना की जाती है। तो इस तरह से राज्य जो ग्रीन है वो राज्य को आवश्यक बताते हैं। राज्य स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ऐसा ग्रीन का मानना है। अब हम देखते हैं रूसो क्या कहते हैं स्वतंत्रता के बारे में। देखिए, रूसो का बहुत ज़्यादा फेमस कोटेशन है, सामान्य इच्छा से ही सही स्वतंत्रता की प्राप्ति संभव है। ये आप याद रखोगे, क्या कहते हैं, सामान्य इच्छा से, यानी जो सामान्य जन की इच्छा है, जो जनता की इच्छा है, उसी से स्वतंत्रता की प्राप्ति संभव है। तो ये इनकी छोटी सी कोटेशन। अब आगे हम देखते हैं कांट क्या कहते हैं। कांट के अनुसार मनुष्य एक दूसरे की अच्छाई तभी कर सकते हैं जब वह अज्ञानी ना हो। तो इस तरह से इन्होंने जनसंचार के साधनों का समर्थन किया है। यानी मनुष्य एक दूसरे की अच्छाई तभी कर सकते हैं जब वो अज्ञानी ना हो, यानी व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। व्यक्ति तभी स्वतंत्र है जब वह अपने आप को सार्वभौमिक बुद्धि के अधीन कर ले, अर्थात व्यक्ति जब तक अपनी आत्मा पर नियंत्रण करे तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव रखे, तभी वह स्वतंत्र है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति को जो पूरी तरह से अपने स्वार्थ पर आधारित है, वो अपना सिर्फ लाभ देखता है, दूसरों के प्रति उसकी कोई सहानुभूति नहीं है। बल्कि जो कांट है वो इस तरह बताते हैं कि व्यक्ति का अपनी आत्मा पर नियंत्रण होना चाहिए और दूसरों के प्रति उसकी सहानुभूति होनी चाहिए, वही सच्ची स्वतंत्रता है। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बारे में, सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में मैकफर्सन के क्या विचार हैं। तो मैकफर्सन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता पूर्व मानवता की प्राप्ति, देखिए ये की पॉइंट है यहाँ पे, पूर्व मानवता की प्राप्ति है, अर्थात जीवों के लिए सभी आवश्यक तत्वों की प्राप्ति है।
फिर से सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासात्मक स्वतंत्रता की संज्ञा दी है। मैकफर्सन क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासात्मक स्वतंत्रता भी कहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है कि सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासात्मक स्वतंत्रता किसने कहा है, वो मैकफर्सन ने कहा है। या फिर ऐसे भी बन सकता है कि मैकफर्सन ने सकारात्मक स्वतंत्रता को और किस रूप में जो है वर्गीकृत किया है, किस रूप में हमें बताया है, तो वो है विकासात्मक स्वतंत्रता, जिसका अर्थ है क्या है, इसका मतलब कि जीवन में श्रम के अवसर की पूर्ण प्राप्ति, यानी हम जीवन में हमें इतना श्रम, इतना रोजगार हमें प्राप्त होना चाहिए कि हम अपने जीवन को अच्छे से कंटिन्यू कर पाए, अच्छे से उसे चला पाए। इनके अनुसार मनुष्य में उपभोक्तावादी व रचनात्मक प्रवृत्ति होती है। अब मैकफर्सन क्या कहते हैं कि जो मनुष्य होता है उसके अंदर उपभोक्तावादी और रचनात्मक प्रवृत्ति होती है। उपभोक्तावादी प्रवृत्ति से मनुष्य अन्य की सेवाओं का लाभ उठाता है, यानी जो दूसरे व्यक्ति उत्पादन करते हैं उनका मनुष्य लाभ उठाता है, और जबकि जो उसकी रचनात्मक प्रवृत्ति है उसके कारण वह स्वयं उत्पादन करता है। देखिए फिर से देखिए यहाँ पे जो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति है उसके अनुसार क्या होता है, मनुष्य जो दूसरों ने उत्पादन किया है उनका लाभ उठाता है, दूसरों ने जो वस्तुएं बनाई हैं तो उनका वो लाभ उठाता है। इसके अलावा जो रचनात्मक शक्ति है, रचनात्मक प्रवृत्ति, उसके अलावा वो खुद पर जो है उत्पादन करता है और उसका जो लाभ है वो दूसरे व्यक्ति उठाते हैं। ये उपभोक्तावादी और रचनात्मक हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक दूसरे की ये अपोजिट है, जहाँ पे उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के कारण वो दूसरों की बनी हुई वस्तुओं से लाभ उठाता है, वहीं रचनात्मक प्रवृत्ति के कारण उसके बनाई हुई चीज़ों का, उसके किए हुए उत्पादन का दूसरे व्यक्ति लाभ उठाते हैं। स्वतंत्रता का संबंध मनुष्य के उत्पादन तथा रचनात्मक शक्तियों का विकास करना है। उनके अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता तभी संभव है जब समाज में रचनात्मक प्रवृत्तियों की स्थापना व्यक्तियों को अधिकारों की प्रतिष्ठा और उत्पादनकर्ता के रूप में देखता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मापन तभी संभव है जब समाज में सामाजिक स्वतंत्रता का मापन हो, यानी ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को किस सीमा तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली हुई है, इसका मापन हम तभी कर सकते हैं, इसका मापन तभी संभव है जब समाज में सामाजिक स्वतंत्रता का मापन हो। इनके अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति की विकास की समुचित दशाएं उत्पन्न कराती हैं, यानी जितनी भी सकारात्मक स्वतंत्रता है वो व्यक्ति को विकास की दशाएं, विकास के जो मार्ग उपलब्ध कराती हैं, जिससे कि व्यक्ति अपना अच्छे से विकास कर पाता है। इसी से व्यक्तियों के रचनात्मक व्यक्तित्व का विकास होता है। मैकफर्सन की राय में विकासात्मक लोकतंत्र स्वतंत्रता को बेहतर स्थापित कर सकता है। तो ये हो गए मैकफर्सन के स्वतंत्रता के बारे में विचार। अब हम देखते हैं हीगल क्या कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता सामाजिक नियमों की सीमा में रहकर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने में नहीं, बल्कि राज्य के आदर्शों के अनुसार कार्य करने में है, यानी जो राज्य आदेश दे वही कार्य करना ही स्वतंत्रता है। तो ये हीगल जो है राज्य को बहुत ज़्यादा क्या देते हैं, महत्व देते हैं, राज्य को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और वो कहते हैं कि जो राज्य का आदेश है उसका पालन करना ही स्वतंत्रता है, चाहे व्यक्ति की इच्छा इसके विरुद्ध ही क्यों ना हो, चाहे व्यक्ति का मन हो उस कार्य करने का या फिर नहीं, लेकिन क्या है क्योंकि राज्य ने आदेश दिया तो हमें वो करना पड़ेगा। और हीगल इसे ही स्वतंत्रता बताते हैं। हीगल स्वतंत्रता के संबंध में स्पष्ट रूप से मानकर चलते हैं कि व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता राज्य के कानूनों का पालन करने में है। आगे ना वही बात देखिए, हीगल कहते हैं कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो राज्य के कानूनों का पालन करने में है। हीगल के शब्दों में व्यक्ति की बुद्धि अपूर्ण हो सकती है, वो व्यक्ति को अपूर्ण बुद्धि वाला भी मानते हैं। वह उसकी वासना और भावनाओं से आच्छादित हो सकते हैं, यानी व्यक्ति के अंदर जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति की जो इच्छाएं है वो वासनाओं और भावनाओं से बंधी हुई हो सकती है। विवेकहीन और कामनाओं की दास्ता से स्वतंत्रता प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है, वह है राज्य के सामने स्वेच्छापूर्वक समर्पण कर देना। तो इस प्रकार से हीगल कहते हैं कि जो भी राज्य कहे, जो भी राज्य का आदेश है, उनको व्यक्ति को अच्छे से बिना किसी जो है प्रश्न के मानना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि जो है अपूर्ण बताई है उन्होंने, और उन्होंने बताया कि व्यक्ति की बुद्धि कभी कभी वासना रहित हो सकती है, वासना और इसके अलावा वो भावनाओं से बंधा हुआ हो सकता है। इसलिए क्या होता, कई बार व्यक्ति गलत कार्य भी कर देते हैं।
जबकि वो राज्य को बताते कि राज्य एकदम से पूरी तरह से बुद्धि से पूर्ण होता है, राज्य कभी गलत नहीं हो सकता है, जिसमें कि विश्व बुद्धि की अधिक पूर्ण अभिव्यंजना होती है। अपनी स्वतंत्रता की धारणा को स्पष्ट करते हुए आगे लिखते हैं कि राज्य के आदेशों का व्यक्ति द्वारा पूर्ण तरह से पालन करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। इस तरह से वो कहते हैं कि जो राज्य के आदेश है उनका पालन करना ही सच्ची स्वतंत्रता है, उसकी पूर्णता और आत्मबोध का प्रतीक है। अब हम देखते हैं कि बोसांके क्या कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। तो बोसांके के अनुसार सकारात्मक व्यक्ति की व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अनेक दबावों, दमन, नियंत्रण, यातना और पराधीनता के होते हुए भी अपने आप को केवल अपने वश में मानता हो। यानी व्यक्ति के ऊपर कोई भी चाहे दबाव हो, कोई भी उसको दमन कर रहा हो, उसके ऊपर कितना भी नियंत्रण हो, लेकिन वो केवल किसी बाहरी प्रतिबंध के नियंत्रण में ना होकर वो केवल अपने वश में अपने आप को मानता हो। स्वतंत्रता का तात्पर्य स्वयं की उपलब्धि और स्वतंत्रता की पूर्ण स्थिति है, जिसमें कि हम पूर्ण रूपेण स्वयं की उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से बोसांके भी कहीं ना कहीं सकारात्मक स्वतंत्रता का ही समर्थन करते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता पर मार्क्सवादी विचार क्या है। सबसे पहले मार्क्यूजे के विचार देखते हैं। नव मार्क्सवादी विचारक हर्बर्ट मार्क्यूजे ने समकालीन परिस्थितियों में मनुष्य के अलगाव का अत्यंत प्रभावशाली विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उसने तर्क दिया है कि पूंजीवाद ने जनसंपर्क के साधनों का बड़ी चालाकी से इस्तेमाल करते हुए पीड़ित वर्ग के असंतोष की संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि वह तुच्छ भौतिक इच्छाओं को उत्तेजित करता है जिन्हें संतुष्ट करना बहुत सरल है। इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य का बहुआयामी व्यक्तित्व लुप्त हो गया है और उसके व्यक्तित्व का एक ही आयाम रह गया है, उसकी तुच्छ भौतिक इच्छाओं की संतुष्टि। देखिए यहाँ पे मार्क्यूजे का कहने का मतलब यह है कि जो पूंजीवाद है उसने जनसंपर्क के साधनों का जो है पूरी तरह से इस तरह से इस्तेमाल किया है जिससे कि व्यक्ति केवल अपनी भौतिक इच्छाओं की उनको भौतिक इच्छा को ही वो पूर्ण करना अपना जो उद्देश्य माने। उसका जो बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है और केवल वो वन डायमेंशनल रह गया है। एक तरह से एक उपभोक्ता संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व पर हावी हो गई है। उनके अनुसार मनुष्य सोने के पिंजरे में बंद पक्षी की तरह उस तरह आकर्षण में इतना डूब चुका है। देखिए इनका फेमस कोटेशन है कि व्यक्ति जो है मनुष्य सोने के पिंजरे में बंद पक्षी की तरह उसके आकर्षण में इतना डूब चुका है कि वह मुक्त आकाश में उड़ान भरने के आनंद को पूरी तरह से भूल गया है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखना, ये किसने कहा? ये मार्क्यूजे ने कहा है। इस तरह पूंजीवादी समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसमें मनुष्य न केवल अपनी स्वतंत्रता को भूल चुका है बल्कि वह यह भी नहीं जानता कि वह उसे खो चुका है। तो क्या है, व्यक्ति पूरी तरह से मतलब जो भौतिकवादी संस्कृति उसमें इतना डूब चुका है कि उसे इतना ही याद नहीं रहा कि वो अपनी जो उसकी रियल लिबर्टी है, उसकी जो वास्तविक स्वतंत्रता है वो भी कुछ चीज़ है, वो उसे पूरी तरह से भूल चुका है और केवल जो अपनी भौतिक इच्छा है उन्हें ही पूर्ण करने में वो लगा हुआ है। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के बारे में हैबरमास क्या कहते हैं। हैबरमास की जो बहुत ज़्यादा चर्चित पुस्तक है वो है लेजिटिमेशन क्राइसिस। इसमें और अन्य जो कृतियाँ उनके अंतर्गत हैबरमास ने स्वतंत्रता की समस्या को पूंजीवाद की वैधता के संकट के रूप में देखा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पूंजीवाद की वैधता के संकट के रूप में स्वतंत्रता को किसने देखा? वो है हैबरमास। इनके अनुसार समकालीन विश्व में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संगठन की विलक्षण प्रगति का परिणाम यह हुआ कि मनुष्य की तर्क बुद्धि मनुष्य के उद्धार से दायित्व से विमुख हो गई है। जो मनुष्य की तर्क बुद्धि है वो मनुष्य के उद्धार के दायित्व से विमुख हो गई है और तर्क संगत की भूमिका तकनीकी कार्यकुशलता बढ़ाने तक ही केवल वो सीमित रह गए हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य की तर्क बुद्धि उसे अपने जीवन का साध्य नहीं खोज सकती बल्कि केवल साधनों को संगठित करना सिखाती है। यानी आज के टाइम में इस तरह कह सकते हैं हम इसे कि जो व्यक्ति है उसका जो वास्तविक जीवन उसे क्यों मिला है, इंसान का जीवन उसे क्यों मिला है, वो मतलब सभी चीज़ों की से खोज करना, ज्ञान के नए नए तरीके वो खोजना चाहता है। बल्कि अब क्या हो गया है, इस भौतिकवादी समाज में वो केवल अपनी भौतिक इच्छाओं को ही पूर्ण करना ही अपना
उद्देश्य मानता है। तो हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं। तो अब जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें ये है कि स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं, देखिए आइजा बर्लिन की है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जो कि 1958 में आई थी, कई बार आ चुकी है एग्जाम में। इसके अलावा हेयक की पुस्तक है F.A. हेयक की द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, जो कि 1960 में आई थी। नेक्स्ट इसमें मिल्टन फ्रीडमैन की पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, जो कि 1962 में आई थी। इसके बाद में रॉबर्ट नॉजिक की पुस्तक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, जो कि 1974 में आई थी। अब हम देखते हैं मैकफर्सन की कौन कौन सी रचनाएं हैं। मैकफर्सन की रचना है रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, नेक्स्ट है इसमें पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिज्म, नेक्स्ट है इसमें डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्रीवल। अब देखते हैं हम हर्बर्ट मार्क्यूजे की पुस्तक है। तो इनकी जो पहली पुस्तक है वो है वन डायमेंशनल मैन। इन्होंने बताया था व्यक्ति जो है वो केवल एक आयामी रह गया है इस पुस्तक में। इसके अलावा इरोज एंड सिविलाइजेशन, नेक्स्ट इसमें स्टडीज इन क्रिटिकल फिलॉसफी, इसके बाद में रिप्रेसिव इंटॉलरेंस। अब हम देखते हैं हेबरमास की कौन कौन सी पुस्तक है। यहाँ पे दे रखी है, एक ही पुस्तक दे रखी है हेबरमास की, वो है लेजिटिमेशन क्राइसिस, जो कि 1975 में आई थी। अब एरिक फ्रॉम की देखते हैं। एरिक फ्रॉम कौन सी है इनकी पुस्तक, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, और ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। इसका मतलब है स्वतंत्रता से पलायन, जो कि आई थी ये 1941 में आई थी। इसके बाद में एंगल्स एंटी ज्यूरिंग एंड डायलेक्टिक ऑफ नेचर, और मार्क्स की है इकोनॉमिक एंड क्लासिकल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैनिफेस्टो। ये दोनों पुस्तक है मार्क्स की। अब देखिए इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं। स्वतंत्रता को मानव के लिए महानतम आशीर्वाद किसने कहा था। जो स्वतंत्रता है उसको मानववाद के लिए, मानवता के लिए महानतम आशीर्वाद किसने कहा था, तो उसका सही आंसर है मिल ने, J.S. मिल ने स्वतंत्रता को मानवता के लिए महानतम आशीर्वाद कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बर्लिन ने एक स्वतंत्र समाज को किसका पर्याय माना था, समानता का, उदारवाद का, समाजवाद का, लोकतंत्र का। तो इसका जो आंसर है वो है उदारवाद का। तो आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया। इस तरह से आपका जो स्वतंत्रता का पूरा टॉपिक है वो अच्छे से कवर करा दिया गया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको इससे ज़रा भी हेल्प मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।